उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शुक्ला जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन हिंदी विभाग की ओर से, कला संकाय की ओर से और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और आशा करती हूँ अपने व्यस्ततम समय में हम सबको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समय दिया। इस आयोजन की संयोजक प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट, अध्यक्ष हिंदी विभाग का भी मैं आभार प्रकट करूँगी कि उन्होंने एक बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर छात्रों के लिए किया और ये बहुत अच्छी सी परंपरा है और अच्छी बात है। इसका स्वागत होना चाहिए कि उनके प्रयासों से, डॉक्टर अमित के सब प्रयासों से, उनके संकल्पों से आज हम यहाँ सब एकत्र हुए और एक विद्वान का वक्तव्य हमने सुना और बहुत कुछ ग्रहण किया। ये ग्राह्यता हमें अपनी अपनी है, अपनी अपनी भावभूमि में हमने उनके वक्तव्य को सुनकर हम ग्रहण करें, ऐसी मेरी आशा है। इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता जी, डॉक्टर अमित, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर लवकेश, डॉक्टर कपिल देव पवार और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी विभाग में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और होते रहेंगे, ये मेरा विश्वास भी है और वादा भी है कि आने वाला समय आपका है, आपकी पीढ़ी का है। आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जब आज सवेरे उनका फोन मुझे आया तो मैं चौंक गई कि शुक्ला जी यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बहुत पुराने परिचित हैं और हमारी ये जो परिचय है ये आज का नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। जब बनारस मेरा जाना होता था तो शुक्ल जी से मिलना और उनकी सहृदयता से मेरा हमेशा नाता रहा। आज जब सवेरे आपने फ़ोन किया तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि आप हमारे विभाग में आ रहे हैं। एक रहस्य हटा कि भाई आप हमारे बीच हैं। वो बहुत अच्छा डॉक्टर शुक्ला आपका वक्तव्य रहा और हमारे विद्यार्थियों ने बहुत आस्वादन उसका किया। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम जिस बड़े कद के विद्वान के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है। एक शताब्दी 100 वर्ष पूर्ण होना किसी भी रचनाकार का, उसकी भावभूमि का जीवित रहना एक संकल्प की बात है और मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में जब विजय नारायण देव शाही की चर्चा होती है तो साथ में उनके बारे में यदि कोई बोलने के लिए किसी का विचार आता है तो वो प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी का आता है, क्योंकि ये माना जाता है जब देश में भी चर्चा होती है, साहित्यिक संगोष्ठियों में चर्चा होती है तो हम वहाँ सुनते हैं कि अगर शाही के बारे में जानना है तो प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी को बनारस से बुलाएं। बहुत बड़ी उपलब्धि है श्रद्धेय आपकी कि आपने शाही जी को आत्मसात किया और किसी भी रचनाकार को इतने लंबे समय तक जीवित रखना प्रत्येक साहित्य प्रेमी का एक संकल्प भी होना चाहिए और उसका लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे हम अपने पुराने बुजुर्गों को याद करते हैं तो ये भी साहित्य के हमारे बुजुर्ग हैं और इनकी जो सत्ता है वो जीवंत रहनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। शाही जी को आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ वर्णित किया। हमने भी जो गुना और जो सीखा वो यही था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानती हूँ, लोग ने मार्क्सवादी समझे किंतु मैं नहीं मानती, हम कोई नहीं मानता, शायद डॉक्टर शुक्ला भी नहीं मानते। वो पूरी तरह से लोहियावादी विचारधारा के प्रणेता थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो साहित्य में मनुष्य की ईयरता को स्वीकार करते थे। मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है और उस मनुष्यता को स्वीकार कर लेना उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, अभिजात्य के लिए उन्होंने साहित्य नहीं लिखा, वो उस मनुष्य की पैड्स तक घुसना चाहते थे या वहाँ तक जाना चाहते थे जहाँ तक लघु मानव की का अस्तित्व प्रारंभ होता है और
उसी अस्तित्व का संघर्ष उनके पूरे रचना काल में हमें देखने को मिलता है। अस्तित्व का संकट आज भी है और तब भी था जब शाही जी का युग था। वो एक ऐसे चितेरे थे जिसने आम आदमी के संघर्षों को, उसके अभाव को, उसके संतरास को, उसकी पीड़ा, उसके दंश, और आर्थिक भी था, वो सामाजिक भी था और साहित्यिक भी था। कई बार तो ऐसे संतरास हमको साहित्य में देखने को मिलते हैं वहाँ से मनुष्य गायब हो गया है। बहुत से हमारे कवि आलोचक ऐसे हैं जो पूरी तरह जो पाश्चात्य संस्कृति के आवरण में डूबे रहे और उनको हमने कहा कि ये आम आदमी के पकड़ क्या लेखक नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि शाही जी की रही कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का विद्वान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य पर भी उसका उतना ही आधिपत्य था और पूरे गर्व के साथ उन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षा की है। उनका सबसे बड़ा एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आलोचना साहित्य का दर्शन शास्त्र है। यदि किसी भी साहित्यिक कृति की या किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं होगी तो ना हम उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और ना उस रचनाकार की रचना संस्कार से हम उसको भी नहीं जान सकते अगर आलोचना नहीं होगी। तो एक बहुत बड़े इनके वाक्यों को हम सूक्ति वाक्य के रूप में जानते हैं। जैसे सूक्तियों को हम याद करते हैं उसी रूप में उनका मानना था कि जो संश्लिष्ट उत्तर है उसको ये विश्लेषण के द्वारा सामने लाते थे और बड़ी बात को छोटा और बहुत ही आम भाषा में जनप्रिय बनाना शाही जी का मुख्य लक्ष्य था। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके अपने को स्थापित न करना बल्कि उस लघु मानव तक जाना। इसीलिए उनका जितना भी आलोचना कर्म है, जितनी भी कविताएं हैं वो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। आपको वहाँ सर्वहारा भी मिलेगा, वहाँ अन्नदाता किसान भी मिलेगा, वहाँ रोती हुई स्त्री भी मिलेगी, वहाँ वो बेरोजगार युवक भी मिलेगा जो अपनी जद्दोजहद में दौड़ रहा है। तो शाही जी एक आम आदमी के लेखक थे और हमारे विद्वान वक्ता ने भी ये हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अब उनका जीवन स्वयं। और एक बात सबसे बड़ी जानिए कि एक बार आचार्य नामवर सिंह के साथ साहित्य अकादमी में मेरी मुलाकात हुई। नामवर सिंह जी बहस में यदि किसी से भी डरते थे तो वो सिर्फ शाही जी। और ये बहुत बहुत सच बात है। ये नामवर सिंह जी से बहस में वो जीतता नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने को एक तो दिल्ली में थे और दिल्ली में जो रहता है वो थोड़े से अपने नंबर स्वयं आगे कर लेता है। ये एक स्वाभाविक सी मानसिकता थी। तो इसी मनोविज्ञान में जब मैंने स्वयं उनसे कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप अगर डरते हैं तो सिर्फ शाही जी से डरते हैं। वो कहते थे मैं किसी से नहीं डरता। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आपने आलोचना में तो आलोचना क्या हो जीवन में भी यदि वो कहीं पर परास्त हुए तो शाही जी के तर्कों से हुए और उनमें तार्किक शक्ति इतनी अधिक थी कि आम आदमी उनके सामने खड़ा नहीं होता था क्योंकि अपनी बात के सारे साक्ष्य उनके पास होते थे। यदि आप उनकी आलोचना दृष्टि को देखें तो वो व्यक्ति कितनी घोषणा कर रहा है कि आलोचना साहित्य का दर्शन शास्त्र है। कोई नहीं कह सकता इस बात को कि निंदा भी सुने, उपलब्धियों को भी गिनाए और आलोचना को भी सुने। ये साहस एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसने साहित्य को पूरी तरह से, जिसका ब्लड लिटरेरी हो गया है, जो साहित्यिक रक्त से जिसकी मज्जा बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति ही साहित्य के प्रति ऐसा घोषण हो सकता है। तो शाही जी की आलोचना और सबसे और भी अच्छी बात शाही जी की कविता कर्म की ये मुझे लगती है कि उन्होंने अपनी कविता के दायरे में व्यक्ति के साथ साथ उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका लोक, उसकी परिस्थितियाँ, उन सब का संश्लेषण किया है। एक एक कविता को उठाइए और उस कविता में उस व्यक्ति का पूरा युग बोलता है। इसीलिए शाही जी को युगबोध का कवि कहा जाता है। ये कहना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। युगबोधक कवि को जाना शाही जी के बस की थी। ये अलग बात है कि साहित्यिक पटल पर उन्हें उतना यश नहीं मिल पाया क्योंकि वो सत्ता के विश्वगुरु नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारक था कि आज के युग में भी और उनके युग में भी राज दरबारों से ये परंपरा हमारे यहाँ आई है कि जो सत्ता का विश्वगुरु होता है उसे यश भी मिलता है। ऐसे यश की कामना इस निर्भीक कवि ने कभी नहीं की और यही कारण है कि इतना बड़ा नाम,
इतने बड़े कद का आदमी साहित्य में वो बैठ नहीं बना पाया जो स्थान उसको मिलना चाहिए। तो आज के संदर्भों में अगर हम देखें, साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का और सहृदयों का ये दायित्व है कि इस प्रकार के जो निश्चल साहित्य कर्मी हैं उनका हम आदर करें। हम उनका आदर न करें जो चाटुकारिता से जिन्होंने स्थान प्राप्त कर दिया। तो इस दृष्टि से हम सभी को, साहिब जी को शत शत नमन करना चाहिए कि वो एक अकेला ऐसा कवि दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया और इसको इसी रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मातृभाषा उनकी हिंदी ही थी। पर उन्होंने किसी भी प्रकार का वैमनस्य, न भाषा का, न साहित्य का, न लिंग का, न जाति का कुछ नहीं सोचा और एक अपनी भावभूमि की निर्मित इस प्रकार से की कि वहाँ पर प्रत्येक आदमी खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देख सकता था। साहिब जी की रचनाओं को पढ़ने की आवश्यकता युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा। हमारा युग बीत गया, हमारी यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी है। आप लोगों को साहिब जी को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कटुता ना हो। साहित्य को यदि स्वीकार करना है तो पूरे दम से स्वीकार करिए और उसको आत्मसात करिए। ऐसा उनकी रचनाएं हमें प्रेरणा भी देती हैं और उनका उद्देश्य भी यही है। अन्यथा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता में आने का उनका कोई उद्देश्य और नहीं था, बल्कि आम आदमी तक अपनी बात को पहुंचाना। और एक विशेषता उनकी रचनाओं की और भी आपको मिलेगी कि उन्होंने उद्देश्यपरक लिखा। आप कहीं पर भी आप देखें कि सप्रमाण उनकी जो कविताएं हैं, आलोचना का भी, आलोचना दृष्टि का इतना उद्घोष करना, इतनी खुली आलोचना करना, वो डरे नहीं थे किसी से। दिनकर, नवीन, बच्चन, ये सब उनके युग करता थे। लक्ष्मीकांत परवाना, अमर सिंह, जिनके नाम से साहित्य में स्थापनाएं हो चुकी थी, उन स्थापनाओं का भी विरोध करने का साहस केवल साहिब जी का था, क्योंकि वो किसी बिके हुए कलाकार नहीं, न किराए के कलाकार थे। ऐसा मैं स्वयं कह सकती हूँ, क्योंकि हमने जब साहिब जी को पढ़ा तो साहित्य की जितनी भी अच्छी बातें हो सकती हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि व्यक्ति सत्य को न बोल पा रहा है, न स्वीकार कर पा रहा है। अकेले कोने में जाकर एकांत में तो हम ये मान लेते हैं कि संभवतः हमें कह देना चाहिए था। सच बात तो यही है, पर बोल नहीं पाते। क्यों? हम अपने लाभ हानि और जोड़ घटाने में ही बीत जाता है हमारा जीवन। और ये एक ऐसा रचनाकार था जो बिना किसी गठजोड़ के साहित्य में इसका पदार्पण हुआ और उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि को विकसित किया। साहिब जी इतना बड़ा साहस है। एक युग चला आ रहा था छायावाद का, अवसाद, बंद, निराला, महादेवी, जिस वायवी सौंदर्य में डूबे हुए थे, कविताएं लिख रहे थे, रामायण लिखी जा रही थी, निराला पूरे युगों के साथ उतरे हुए थे, महादेवी की पीड़ा सार्वजनिक हो चुकी थी, पंथ की प्रकृति सबकी हो चुकी थी। उस युग को उन्होंने कहा कि नहीं, इस युग में क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है तो इस युग का नाम सत्याग्रह आंदोलन के आधार पर उन्होंने कहा कि सत्याग्रह युग के नाम से इसको जाना जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार इसी युग में जी रहा है। भले उस वायवी सौंदर्य में सौंदर्य की कविता लिखे, प्रेम को लिखे, पर अपरोक्ष रूप से जो मूल भाव था उनका वो यही था कि इस देश, गांधी जी से भी वो प्रभावित रहे हैं। लोहिया का पूरी तरह से, लोहिया के विचारों का उसके साहित्य में पूरा अध्ययन हम देखते हैं। और साहिब जी एक ऐसे बहुत ही सरल और मृदुल व्यक्तित्व के धनी थे, पर आवाज में वो कड़क इसलिए थी क्योंकि वो सच बोलना चाहते थे। और यही उनके पूरे रचना कर्म की उपलब्धि डॉक्टर साहब हम मान सकते हैं कि एक साहसी व्यक्ति साहित्य में हमारे बीच रहा है, जिसने पूरे साहस के साथ गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस किया, जो आज हम लोगों के बीच में पूरी तरह से गुम हो गया। ऐसे माहौल में जीवित रखा है साहित्य को। अंग्रेजी के बहुत सारे आलोचकों ने उनका विरोध किया, हिंदी ने भी उनका विरोध किया, पर वो उससे डरे नहीं, बल्कि मनुष्यता की खोज में मनुष्य होना और उसकी मनुष्यता की उपासना करना, ये साहिब जी का मूल धर्म है। किसी भी वर्ग से वो नहीं, किसी संप्रदाय से उन्होंने कोई वो नहीं किया,
बल्कि साहित्य के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी हम उनके साहित्य में देखते हैं। प्रायः जैसे कबीर को हम पाते हैं तो उनके साथ एक पूरा युग होता है। ऐसे ही साहित्य जी जब किसी बात को लिखते हैं तो साहित्य के साथ पूरी सामाजिकता के संदर्भों को साहित्य जी ने अपनी आलोचना में भी और अपनी कविताओं में भी उतार कर रख दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य और उसका समाज को वो कभी उन्होंने अवहेलना नहीं की। ये साहित्य जी का मुख्य मूल धर्म है। और साहित्य के जितने प्रश्न जीवन बोध से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए, एक ऐसा कवि जो जीवन के लिए लालायित है, एक ऐसा मानव जो मनुष्यता के लिए लालायित है और उसके मनुष्य होने के पूरे संदर्भों को साहित्य जी ने अपने रचनाकार में उतारा। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी भावभूमि होती है और कवि की तो अपनी रचना भूमि भी उसके साथ है। तो इन सब को छोड़ते हुए भी हम देखें तो साहित्य जी की अपनी एक सामाजिक भूमि भी थी, जहाँ उनके प्रश्न भी अपने थे, उनके उत्तर भी अपने थे। और डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होने के कारण उन्होंने मनोरचना में, उनकी मनोरचना में भी, उनके मन में भी, उनके शरीर में भी, उनके रचनाकर में भी समाज स्थित था, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज इस शताब्दी वर्ष में, आज के दिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी हमारे बीच हैं। उन्होंने बहुत ही विस्तार से साहित्य जी का अंकन किया और उनके बारे में हमें बताया। हम लोग भी जितना सीख पाए वो बहुत ही उसकी उपादेयता है। और मैं अपने बच्चों से तो विशेष कहूँगी कि आप अगर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, पढ़ना नहीं सीखेंगे तो बहुत सारे साहित्य छूट जाएंगे। साहित्य में बहुत सारा मर्म है, उन सबको आपको पढ़ना है। अभी बहुत काम शेष है, अभी जीवन तो बीत रहा है, पर काम जो हमें पढ़ने का है वो साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी, आपका विशेष धन्यवाद और कृतज्ञता। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही सर हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और आए हैं। प्रोफेसर गुड्डी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर कपिल और आप सभी का ये, और डॉक्टर साहब मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, ये सारे बच्चे मेरे हैं। मैं अपने सारे परिवार को ये प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, नवरात्रि शुभ हो और आप यशस्वी हो, सब नौकरी लगे।